हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th के लिए सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन को हम लोग देखा था, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह। उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया था। नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स आगे हम लोग फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे पहले सॉल्युबिलिटी और इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मोल फ्रैक्शन। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वेपर प्रेशर। तो दो टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे, सॉल्युबिलिटी और वेपर प्रेशर। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी का जनरल मीनिंग होता है किसी भी सॉल्यूट के सॉल्वेंट में घुलने की क्षमता। एक सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूट को अपने में एक निश्चित अमाउंट में कितना घोल सकता है, वो जनरली कहलाता है सॉल्युबिलिटी। लेट्स कंसीडर एग्जांपल ऑफ सिंपली वाटर। सॉल्युबिलिटी को बताने के लिए हमेशा टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं और जिस भी सॉल्वेंट की बात हम लोग कर रहे हैं उस सॉल्वेंट के अमाउंट को भी फिक्स करते हैं। इट कुड बी 100 ग्राम, 100 ml, 1 लीटर, 1 kg, कुछ भी हो सकता है। एक स्टैंडर्ड अमाउंट को हमेशा लेना होता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जितने सॉल्यूट को अपने में घोल सकता है अप टू सैचुरेशन लेवल, that is known as its solubility. Okay, at constant temperature any solvent at its standard quantity can dissolve the solute up to its saturation level. That amount, that standard, that state is known as its solubility. उसी को हम लोग उस solvent के लिए उसका solubility कहते हैं। हम लोग अगर टेम्परेचर को चेंज करें, if we change the temperature, then solubility will change also, because everybody know with change of temperature solubility of any solute in solvent changes accordingly. उसी के अनुसार solubility change होता जाता है। इसलिए किसी भी सॉल्वेंट के solubility को constant temperature पर हम लोग हमेशा बताते हैं। Now what are the different factors which affect the solubility? एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलने में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट फैक्टर। देयर आर बेसिकली 3 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर। यहां पे लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कंसेप्ट काम करता है। सब लोगों ने पढ़ा होगा पोलर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट वेल मिक्स विथ ईच अदर, व्हाइल नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मिक्स वेल विथ ईच अदर। जैसे हम लोग पोलर सॉल्वेंट पे कुछ एग्जांपल ले, लेट्स कंसीडर सिंपलेस्ट एग्जांपल इज वाटर, देन लिक्विड अमोनिया, then liquid hydrogen fluoride. These are polar solvents. इन polar solvents में polar solute ही dissolve करेगा, therefore like dissolve like का concept काम करता है। जैसे इसमें alcohol बहुत अच्छे से dissolve हो सकता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड can dissolve in these. पोलर में पोलर घुलेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ही घुलेगा। पोलर एंड नॉन पोलर डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। नॉन पोलर के एग्जांपल्स को अगर हम लोग लें, लेट्स कंसीडर नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक C6H6 बेंजीन, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में नेफ्थलीन जैसे नॉन पोलर सॉल्यूट ही घुलेंगे। Therefore, like dissolve like का कंसेप्ट के अनुसार पोलर पोलर के साथ सॉल्व होगा और नॉन पोलर के साथ रिजॉल्व होगा। दिस इज द बेसिक टॉपिक, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट।
वी आर डिस्कसिंग वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। तो पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट इज टेम्परेचर। Temperature is the next factor which affect the solubility of solute in solvent and ये बहुत वेरिएबल तरीके से इफेक्ट डालता है। वेरिएबल तरीके से इफेक्ट डालता है मींस क्या, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इनिशियली इंक्रीज होकर डिक्रीज हो सकता है और मे रिमेन कांस्टेंट। ये चारों में से कुछ भी शो कर सकता है। तो लेट्स सी वन बाय वन ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है तो वेरी सिंपल, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता चला जाएगा, उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता चला जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लें, लाइक सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, नॉर्मली शुगर, ग्लूकोज। इस तरह के जितने भी सॉल्यूट हैं इनको जब हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर देयर सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। मीनिंग क्या है, लेट्स कंसीडर हमने 1 kg वाटर लिया या 1 लीटर वाटर लिया और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें शुगर को घोला। लेट्स कंसीडर 200 ग्राम ऑफ शुगर जो है सैचुरेशन लेवल तक घुल गया। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें 25 to 50, नाउ इन प्लेस ऑफ 200 ग्राम मे बी 300 ग्राम ऑफ शुगर कैन डिसॉल्व इन इट। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में बढ़ता चला जाएगा। और ये कुछ एग्जांपल हैं सॉल्यूट्स के जिनका सॉल्युबिलिटी बढ़ता चला जाता है। अगर इस बात को हम लोग ग्राफिकली देखना चाहें, लेट्स कंसीडर दिस इज टेम्परेचर एंड दिस शोज सॉल्युबिलिटी। ये टेम्परेचर है, ये सॉल्युबिलिटी है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कुछ न कुछ सॉल्युबिलिटी हर एक सॉल्यूट का सॉल्वेंट में होता है। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ग्राफ कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ये कहीं एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं इस कर्व में वाई एक्सिस में कि कहीं पर एक सॉल्युबिलिटी पॉइंट मान लेते हैं एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो लेट्स कंसीडर दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट। अब अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, देयरफॉर दिस ग्राफ विल शो लाइक दिस। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता जाएगा टेम्परेचर को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस केस में अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को देखें, थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ दिस? तो नॉर्मली सॉल्यूट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी टू इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी, देयरफॉर ऐसे केस में डेल्टा एच, याद होगा सबको, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो आएगा पॉजिटिव में। डेल्टा एच वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव। तो फर्स्ट थिंग इज इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्वेंट विल डिक्रीज। धीरे 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 वो डिक्रीज करता चला जाएगा। ऐसे कुछ एग्जांपल्स को अगर हम लोग लें तो लिथियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये कुछ ऐसे सॉल्यूट हैं जिनको जब हम लोग घोलते हैं सॉल्वेंट में और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, देयर सॉल्युबिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। जितना भी उनका सॉल्युबिलिटी पहले रहा हो, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण उनका सॉल्युबिलिटी धीरे 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 घटना शुरू हो जाता है। तो देयरफॉर अगर हम लोग यहाँ से ग्राफ को रिप्रेजेंट करें, देन दिस ग्राफ विल शो लाइक दिस। सॉल्युबिलिटी एट रूम टेम्परेचर कुछ सर्टेन रहा ही होगा
जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया देयर सॉल्युबिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, उनका सॉल्युबिलिटी धीमे धीमे घटना शुरू हो गया। और थर्मोडायनामिक्स को अगर देखें तो नेचुरली ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहा होगा, सॉल्यूट एनर्जी को ड्यूरिंग सॉल्यूशन एक्सपेंड कर रहा होगा, देयरफॉर डेल्टा एच का वैल्यू इस केस में आएगा नेगेटिव, डेल्टा एच वैल्यू विल बी नेगेटिव। थर्ड केस इज both increase and decrease. इस केस में हम लोग टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, इनिशियली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाते हैं सॉल्युबिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो अगर हम लोग ग्राफ को देखें, लेट्स कंसीडर दिस इज द टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर कोई उसका अपना निश्चित सॉल्युबिलिटी रहा होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इनिशियली सॉल्युबिलिटी बढ़ा, उसके बाद फिर धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी घटना शुरू हो गया। तो इस टाइप से हम लोग जो है इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। और कुछ सॉल्यूट हैं जो इस तरह के नेचर को दिखाते हैं, लाइक इस तरह के सॉल्यूट जो इस तरह के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर इनिशियली जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज होता है। वेरी कॉमन एग्जांपल इज ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट इस तरह के एग्जांपल को दिखाता है, Na2SO4.10H2O, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट इज कमर्शियली कॉल्ड ग्लोबल सॉल्ट। ये इनिशियली इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी शो करेगा, देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, वो फिर डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट ये है। एंड फोर्थ इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी। कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी, इसका मीनिंग है कि हम टेम्परेचर को चाहे कितना भी बढ़ाते चले जाएं या घटाते चले जाएं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डजंट चेंजेस, वो चेंज नहीं करता है। अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो ये इस तरीके का बनेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, सॉल्युबिलिटी शोज नो चेंज, देयरफॉर इट विल शो द पैरेलल लाइन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी डजंट चेंज, ये इस तरह से दिखलाएगा। और इसका एग्जांपल में बहुत अच्छा एग्जांपल है NaCl। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि एक सॉल्यूट के सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स हैं, जिनमें पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर था टेम्परेचर, एंड थर्ड फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, थर्ड फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी में, सॉल्वेंट में। अगर पहले हमने पढ़ा था सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हियर वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड एंड गैसियस सॉल्यूट। कोई भी सॉलिड सॉल्यूट को अगर हम लोग किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, देन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ प्रेशर डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द सॉल्युबिलिटी। प्रेशर को चाहे हम बढ़ाएं या घटाएं, सॉल्युबिलिटी बहुत कम ही या ना के बराबर इफेक्ट होता है। इसलिए सॉलिड सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से। लेट्स कंसीडर एग्जांपल ऑफ NaCl, कॉमन सॉल्ट। नॉर्मल रूम प्रेशर पर 1 atm के 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसका जो भी सॉल्युबिलिटी है, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाकर 500 atm कर दें या सिंपली प्रेशर को बढ़ाकर 500 atm कर दें, तो भी NaCl का सॉल्युबिलिटी में मात्र 2% के अराउंड फर्क पड़ता है। इट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन इंक्रीज ऑफ प्रेशर ओवर द सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर हम सॉल्यूट को चेंज कर दें और गैसियस सॉल्यूट ले लें,
देन इट विल शो सम चेंज, वो सॉल्युबिलिटी में चेंजेस दिखाना शुरू कर देता है। एक गैसियस सॉल्यूट को अगर हम लें, लेट्स कंसीडर हमने CO2 लिया एंड किसी सॉल्वेंट में लेट्स कंसीडर वाटर में इसको घोलना शुरू किया, देन increase or decrease of pressure shows significant change in solubility of the gases in given solvent. इसलिए गैसियस सॉल्यूट का सॉल्वेंट में solubility डिपेंडेंट है विथ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर। और इस रिलेशनशिप को सबसे पहले हेनरी ने आइडेंटिफाई किया था, इस रिलेशनशिप को सबसे पहले, and he has established a quantitative relationship between the solubility and pressure of the gases in solvent। और उसने जो नियम दिया, जो रूल दिया, जो डेफिनेशन और फॉर्मूला दिया, वही जो है वो कहलाया हेनरी लॉ। क्या कहना था हेनरी का? हेनरी का कहना था किसी भी गैसियस सॉल्यूट को अगर हम लें और उसको एक क्लोज्ड कंटेनर में, लेट्स कंसीडर this is a container in which liquid is present and some gaseous particles are also present in it। let's consider ये कुछ gaseous particles इसमें present हैं। नॉर्मल प्रेशर पर कुछ ना कुछ solubility इन गैसों का इस लिक्विड में होगा, लेकिन अगर हम इसके प्रेशर को इंक्रीज करें, लेट्स कंसीडर यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ हो और एनी मोड हो जिससे हम प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, तो इन गैसियस पार्टिकल्स का सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगा। इसी रिलेशनशिप को हेनरी ने आइडेंटिफाई किया था और क्वांटिटेटिवली जो है उसने एक्सप्लेन किया था, और उसने बताया कि मास ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिल गया देन इट becomes a solution। तो हेनरी का कहना था the mass of the gas is directly proportional to pressure of the solution। यानी कि प्रेशर अगर हाई है तो गैसियस सॉल्यूट का मास उस लिक्विड में हाई है, और अगर प्रेशर लो है तो उस गैसियस सॉल्यूट का मास उस लिक्विड में भी लो है। सभी लोग जानते हो साइंस में प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं हम लोग, और कोई नॉन कांस्टेंट ना हो अगर तो हम लोग के लिखते हैं। देयरफॉर यहाँ पर इसके लिए कोई नॉन कांस्टेंट ना होने के कारण हम लोग के पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा m इक्वल टू के इंटू पी, और अकॉर्डिंगली यहाँ से हम लोग के वैल्यू को निकाल सकते हैं k इक्वल्स टू m बाई पी। अगर हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो बच्चों ध्यान से देखोगे, this equation m is proportion m equals to k into p। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में लाइंस पढ़ा होगा, और लाइन में एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx। ये फॉर्मूला बिटवीन द टू एक्सिस x और y में ग्राफ को प्लॉट करने में हेल्प करता है, जहां ये y का मतलब है y एक्सिस और x का मतलब है x एक्सिस। अगर हम लोग इस वैल्यू को, इस फॉर्मूला को देखें तो नेचुरली y जो है वो हो जाएगा m, तो यहाँ पर हम लोग m को प्लॉट कर सकते हैं, और x पर आ जाएगा p, यानी कि यहाँ हम लोग p को प्लॉट कर सकते हैं। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सभी लोग जानते हो लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। जब ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं तो लाइन हमेशा ओरिजिन के थ्रू पास करता है, देयरफॉर द लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, इसलिए ग्राफ जो है वो सिंपली इस तरीके से प्लॉट होता है, और दिस शोज द की। तो ये सिंपल सा जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था हेनरी ने, वही हेनरी लॉ कहलाता है। और हेनरी लॉ का सिंपल सा डेफिनेशन है द अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट को हम लोग मास के सेंस में ले रहे हैं, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट और द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी कि प्रेशर हाई है तो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट भी हाई है, प्रेशर लो है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट भी लो है। इसी बात को
बाद में डाल्टन साहब ने, जॉन डाल्टन, सभी लोग आप लोग जानते होंगे, उनका नाम ज़्यादा ख्याति प्राप्त है एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड, लेकिन डाल्टन साहब ने गैसों के ऊपर में बहुत ज़्यादा काम किया था। तो उन्होंने भी जो है अपना एक कंसेप्ट दिया था इसके रिगार्डिंग, और डाल्टन साहब ने भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर। और उनके अनुसार उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, और उनके अनुसार जब हेनरी लॉ थोड़ा सा और मॉडिफाई हो गया, देन pressure of the solution is directly proportional to mole fraction of the solute present in it. Pressure is directly proportional to mole fraction of the solution. अब डिपेंड करता है कि हमने किसको लिया है। अगर सभी लोग जानते हो मोल फ्रैक्शन को इस तरह से x से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ये सिंबल देते हैं x के लिए, और या तो ये सिंबल देते हैं x के लिए। इन केमिस्ट्री दिस इज नोन एज चाई। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, कांस्टेंट डालेंगे KH इंटू एक्स, तो ये फॉर्मूला बना, और यहाँ से हम लोग KH को डिराइव कर सकते हैं P अपॉन x। तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला रिफाइन हो गया, और हेनरी लॉ का एक्सटेंशन हो गया डाल्टन के थ्रू, और ये फॉर्मूला भी जो है वो सिमिलरली हेनरीज फॉर्मूला के तौर पर ही एक्सप्लेन होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूट हो सकते हैं, या जो भी सॉल्यूट मौजूद था उसका अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर रहा होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। और ये मोल फ्रैक्शन जो भी सॉल्यूट इसमें घुले हुए हैं उसके अमाउंट को एक्सप्लेन करने के लिए है। एवरीबॉडी नो मोल फ्रैक्शन को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स द नंबर ऑफ मोल का इक्वेशन। और यहाँ से अगर हम लोग x के वैल्यू को डिराइव करना चाहें, x इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर दो कंपोनेंट हैं, दिस विल बिकम Na प्लस Nb, एंड ये सिंगल कंपोनेंट सॉल्यूट जिसको भी आप मानकर चलते हैं उसके वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं। देयरफॉर इट कैन बिकम Na अपॉन Na प्लस Nb। यहाँ पर जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसके वैल्यू को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हेनरी का ये लॉ सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा बच्चों सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या है, किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्टैंडर्ड अमाउंट को एक दूसरे में घुलने की क्षमता। कोई एक स्टैंडर्ड सॉल्वेंट के स्टैंडर्ड अमाउंट को कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखते हैं, और सैचुरेशन लेवल तक उसमें कितना सॉल्यूट घुल सकता है उसके उस अमाउंट को ही हम लोग कहते हैं उसका सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले तीन कारक हैं, तीन फैक्टर्स हैं, जिसमें से पहला हमने पढ़ा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा हमने पढ़ा टेम्परेचर, और तीसरा पढ़ा हम लोगों ने प्रेशर। प्रेशर वाज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्रेशर के टॉपिक में हम लोगों ने देखा हेनरीज लॉ एंड डाल्टन्स थ्योरी। ये हेनरी लॉ का अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी के लॉ का लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस को हम लोग ड्रॉबैक के तौर पर भी ले सकते हैं, कमियां। एक आध लिमिटेशंस हैं, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन शुड नॉट बी वेरी हाई। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है अप टू सर्टेन लेवल, उसके बाद हाउएवर में द प्रेशर इज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिसॉल्व्स। कितना भी प्रेशर तुम बढ़ा लो, अगर टेम्परेचर हाई है सॉल्वेंट का या ओवरऑल सॉल्यूशन का, देन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और तुम जितना भी डिसॉल्व करना चाहो वो उसमें नहीं घुलेगा। कॉमन सा है, अगर वाटर बॉयल कर रहा हो तो उसमें हम लोग प्रेशर देकर ऊपर से किसी भी तरह के गैस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द वन लिमिटेशन। एंड सेकेंड लिमिटेशन इज गैसेस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विथ द सॉल्वेंट।
अगर गैसें केमिकली रिएक्ट कर जा रही हैं तो इसका मतलब है कि वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगी, वो एक अदर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगी, देयरफॉर इट विल नॉट फॉलो द हेनरी लॉ। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस, हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस को। सिंपल सा हेनरी लॉ क्या था? हेनरी लॉ सिंपल सा है, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, गैसों का सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। वेरी सिंपल वर्ड में हम कर सकते हैं हेनरी लॉ का यही मीनिंग है, प्रेशर को बढ़ाओ, गैसों का सॉल्युबिलिटी दिए गए सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में इंक्रीज करता चला जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स। कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में लेट्स कंसीडर दिस इज अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल। इस कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में जो भी सॉफ्ट ड्रिंक भरा हुआ है, वहां पर अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज रखते हैं, यानी कि उसके अंदर हम लोग प्रेशर को बढ़ाते जाएं या उसके ढक्कन को ना खोलें, द अमाउंट ऑफ गैसेस डिसॉल्व्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक विल रिमेन डिसॉल्व। लेकिन जैसे ही हम लोग इस ढक्कन को हटा देते हैं, देयर प्रेशर डिक्रीजेस। कॉर्क को खोलने के कारण, ओपनर से जब हम लोग खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक बॉटल को, तो उसके प्रेशर को हम लोग रिलीज कर देते हैं। तो सब लोगों ने, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा प्रैक्टिकली, धीरे धीरे जो भी डिसॉल्व्ड गैसेज हैं, कौन सी गैसें? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, वो डिसॉल्व्ड गैसें हैं, वो धीरे 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 बाहर निकल जाती हैं। तो इसका पहला एप्लीकेशन है, ढक्कन को लगाकर इसके प्रेशर को हाई रखा जाता है और उस हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुली हुई रहती है। दूसरा एक एग्जांपल है इसके एप्लीकेशन का, आप लोगों ने देखा होगा डीप सी डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स। जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो हाई प्रेशर पर इनहेलेशन गैस सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। उनके इनहेलेशन गैस सिलेंडर में नॉर्मली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पहले हुआ करता था, अब आजकल उसमें मिला दिया जाता है हीलियम। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक डीप सी डाइवर, लेट्स कंसीडर ये समुद्री जल है, यहाँ डाइवर जितनी नीचे की ओर जाते जाएगा उसके ऊपर पानी का उतना प्रेशर हाई होते जाएगा, और उस पानी के हाई प्रेशर के कारण जो उसके गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, पहले नहीं हुआ करता था हीलियम, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो भी है वो हाई प्रेशर के कारण वो ब्लड में डिसॉल्व होता चला जाएगा। लेकिन जब वो स्कूबा डाइवर धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा तो ऑक्सीजन तो इट विल रिमेन डिसॉल्व्ड इन दैट, लेकिन नाइट्रोजन धीरे 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 बबल्स बनाना शुरू कर देता है ड्यू टू रिलीज ऑफ द प्रेशर। प्रेशर जब रिलीज होता है डाइवर्स के ऊपर की ओर आने के कारण और पानी से बाहर आने के कारण, जब प्रेशर रिलीज हो जाता है तो ब्लड में घुली हुई नाइट्रोजन वो बबल्स बनाना शुरू करता है और वो बबल हमारे वेन्स में कहीं भी जाकर अटक सकता है, एंड इट विल कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। वो बबल्स जो है वो कहीं भी अटक सकता है, वो बर्स्ट हो सकता है, जिससे वेन्स फट सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल कंडीशन से राइज हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए बाद में इसमें मिक्स किया गया हीलियम। हीलियम को मिक्स करने के कारण नाइट्रोजन जो है वो बबल नहीं बना पाता है, एंड हीलियम कीप्स द टोटल एनवायरनमेंट वेरी इनर्ट। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरी का सिंपल सा लॉ है कि प्रेशर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, एक गैसियस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी दिए गए सॉल्वेंट में इंक्रीज करता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड्स के सेंस में भी, नीट और मेडिकल के सेंस में भी ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेपर प्रेशर। शॉर्ट में इसको VP हम लोग लिखेंगे बाद में। इसको समझने के लिए लेट्स कंसीडर अ कंटेनर फिल्ड विथ अ लिक्विड, प्रेफरेबली हम लोग वाटर को लेते हैं यहाँ पर। कंटेनर शुड बी क्लोज्ड, कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए, तभी हम लोग प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। वेपर प्रेशर, नाम डिपिक्ट कर रहा है वेपर का प्रेशर। किसके वेपर का?
किसी भी लिक्विड का विच ऑन हीटिंग वेपोराइजेस, जो वेपोराइज हो सकता है हीट करने पर। पहला सा चीज हम लोग यहाँ समझेंगे, हाउ ए लिक्विड वेपोराइजेस, कोई भी लिक्विड कैसे वेपोराइज करता है। तो लेट्स कंसीडर दिस इज वाटर एंड दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ओवर द सरफेस। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके सरफेस में ऐसे ही मॉलिक्यूल्स प्लेंटी हैं, यहाँ पर चारों तरफ है। इसको जब हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से हीट करना शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, हम लोग इसको बर्नर से हीट करना शुरू किए। हीट के कारण इसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे और उसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो भी मॉलिक्यूल्स है वाटर के इधर, इसमें हर एक तरफ से वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर अप्लाई करते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स ऑन दी सरफेस हैं, उसके ऊपर में इधर से किसी भी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है। Therefore, these will feel least force of attraction and have highest value of kinetic energy among these all. और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये अपने लेयर को ब्रेक करके मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है एंड इट वेपोराइजेस। Thus on heating any liquid forms vapor. अब ये वेपर बन गया, लेट्स कंसीडर वेपर इस वाटर के मॉलिक्यूल्स ने बना लिया। These vapor will start collecting in this area, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा बिटवीन द लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। H2O लिक्विड इनिशियली स्टार्ट्स फॉर्मिंग H2O गैस, और जब बहुत सारा गैस बन गया तो ड्यू टू लॉस ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो गैसियस वापस कंडेंस होना शुरू हो जाएगा लिक्विड में, यानी कि H2O गैस विल स्टार्ट अगेन कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, सर्टेन अमाउंट ऑफ liquid will change into gas and gas will again change into liquid and this state is called equilibrium. इस इक्विलिब्रियम की अवस्था में एक लिक्विड का वेपर अपने लिक्विड के सतह पर क्लोज्ड कंटेनर में जो प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है वही प्रेशर नॉर्मली कहलाता है वेपर प्रेशर। The pressure exerted by the vapors of the liquid at its boiling point in equilibrium in a closed container is known as its vapor pressure. उसी को हम लोग उसका वेपर प्रेशर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इस वेपर प्रेशर से रिलेटेड बातों को हम लोग कुछ पढ़ेंगे। हम लोगों ने पीछे पढ़ा, जब हम लोग सॉल्यूट को घोलते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, लेट्स कंसीडर दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट वाटर, दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर। वाटर को जब हम लोग गर्म करेंगे और ये वेपर बनाएगा तो इट विल फॉर्म सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर एंड दिस वेपर विल क्रिएट वेपर प्रेशर। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें किसी भी तरह के सॉल्यूट को मिक्स कर देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर विल चेंजेस। लेट्स कंसीडर द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेपर्स ऑफ वाटर इज P, और जैसे ही हम लोग वाटर में किसी भी तरह के सॉल्यूट को मिक्स करते हैं इट्स प्रेशर विल चेंज। जो इसके प्योर स्टेट में प्रेशर था वो अब इसके डिसॉल्व स्टेट में वो प्रेशर नहीं होगा। तो इस बात को, रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया था राउल्ट नाम के साइंटिस्ट ने। ही वाज अ फ्रेंच केमिस्ट, और उसने एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया था 1886 में, जो बाद में फेमस हुआ राउल्ट लॉ के तौर पर। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को वेपर प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे, दैट इज राउल्ट्स लॉ। क्या था ये राउल्ट लॉ और राउल्ट साहब ने क्या बताया था इसके बारे में। राउल्ट्स लॉ में को जानने से पहले हम लोग पहले समझेंगे एक और टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट
दो टाइप के होते हैं, एक वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल सॉल्यूट वैसे सॉल्यूट होते हैं विच ऑन हीटिंग कैन वेपोराइज, जिनको हीट करें तो वो सॉल्यूशन में जब मौजूद हो तो सॉल्वेंट के साथ इट कैन वेपोराइज, वो कहलाते हैं वोलाटाइल सॉल्यूट। जैसे अल्कोहल, जैसे ईथर, when these are mixed in water and heating these can also vaporize। तो जो सॉल्यूशन में मौजूद हों और हीट करें वो वेपोराइज हो जाएं, they are known as volatile solute which has tendency to vaporize। और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसके अपोजिट होते हैं जो shows no tendency to vaporize on heating along with the solvent। जैसे हम लोग शुगर, यूरिया, इस तरह की चीजों को हम लोग मिलाए। नॉर्मली सॉल्यूट जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो नॉन वोलाटाइल होते हैं, एंड गैसियस सॉल्यूट या वैसे लिक्विड सॉल्यूट जो सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, नॉर्मली वो वोलाटाइल होते हैं। तो सॉल्यूट दो तरह के होते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल ऑन हीटिंग डू नॉट वेपोराइजेस, वो वेपोराइज नहीं हो सकता है, और वोलाटाइल कैन वेपोराइजेस। इन्हीं बातों को क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया था राउल्ट ने। लेट्स कंसीडर कैसे उन्होंने किया। लेट्स कंसीडर ये ए नाम का एक सॉल्वेंट है और बी नाम का एक दूसरा सॉल्यूट है। इस सॉल्वेंट का कोई ना कोई अपना प्रेशर होगा। लेट्स कंसीडर इट हैज प्रेशर ऑफ Pa and it has pressure of Pb। और याद रखोगे बच्चों, हम लोग जब प्योर स्टेट में प्रेशर को इंडिकेट करते हैं किसी भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए, तो वी विल गिव दिस डिग्री। ये स्टैंडर्ड स्टेट को बताता है, प्योर स्टेट को बताता है। तो P डिग्री A and P डिग्री B are the corresponding pressure of the A and B in its pure state। प्योर स्टेट में इनका प्रेशर P डिग्री A और P डिग्री B है। अब अगर हम लोग इनको मिक्स कर दें, इनको अगर हम लोग मिक्स कर दें, यानी कि ये बन जाए A प्लस B, तो नेचुरली है इनके प्रेशर्स भी आपस में जुड़ जाएंगे, और इनके प्रेशर्स जब आपस में जुड़ जाएंगे तो इट विल बिकम Pa प्लस Pb। अब Pa और Pb क्यों लिखेंगे? क्योंकि these are now not in their pure state। अब ये अपने प्योर स्टेट में नहीं है। डिग्री इज ऑलवेज रिप्रेजेंट टू द प्योर स्टेट ऑफ द वेपर प्रेशर, एंड Pa and Pb shows the pressure of this in mixed solution state। और Pa और Pb जब आपस में मिलेंगे तो इट विल गिव्स P सॉल्यूशन। यानी कि जब दो डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट, दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड आपस में मिलते हैं, दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं, तो उनके नेट प्रेशर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P सॉल्यूशन इक्वल्स टू Pa प्लस Pb। ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट A एंड दिस इज सॉल्यूट B, या दोनों में से जिसको भी आप कंसीडर करें, वो दोनों आपस में ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज ए जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राउल्ट्स लॉ। अगर हम लोग Pa और Pb को हेनरी के लॉ के हिसाब से सॉल्व करें तो Pa विल बी P डिग्री A इंटू XA एंड Pb विल बी P डिग्री B इंटू XB। हम लोग पहले पढ़ा था कि किसी भी सॉल्यूशन का प्रेशर होता है उसमें घुले हुए, किसी भी सॉल्यूशन का प्रेशर उसमें घुले हुए सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमने कंपोनेंट A लिया था तो मोल फ्रैक्शन A कंसीडर करेंगे, अगर हमने कंपोनेंट B लिया था तो मोल फ्रैक्शन B को कंसीडर करेंगे, और इंडिपेंडेंटली इनको और इनको अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान दोगे बच्चों, दिस इज द प्योर प्रेशर, दिस विल बी ऑलवेज गिवन। XA और XB के वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो उससे कंपैरेटिवली हमको PA और PB मिल जाएगा।
पी ए और पी बी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके, अब हम लोग राउल्ट्स लॉ की ओर मूव करेंगे। राउल्ट लॉ के दो कंडीशन, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। चूंकि हमने पढ़ा सॉल्यूट दो तरह का होता है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। हम लोग पहला केस को लेंगे, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट मींस लेट्स कंसीडर वाटर के साथ हमने अल्कोहल को मिलाया। ऑन हीटिंग बोथ वाटर एंड अल्कोहल विल वेपोराइज, और दोनों अपना अपना एक प्रेशर देंगे। दोनों का अपना अपना प्रेशर ही जो है वो उसका सम टोटल जो होगा, लेट्स कंसीडर कि पी ए अगर है वाटर और पी बी है अगर अल्कोहल, तो जब हम लोग सॉल्यूशन बनाकर उसको हीट करेंगे और उसके वेपर्स जब बनेंगे तो इन दोनों का सम टोटल ही जो है वो बन जाएगा प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और हमने अभी देखा था पी ए और पी बी के वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें, P डिग्री A इंटू एक्स ए प्लस P डिग्री B इंटू एक्स बी, दिस विल गिव द इक्वेशन फॉर राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। लेकिन हम लोग इसमें अब डिफरेंट कंडीशंस को देखेंगे। वी विल सी डिफरेंट कंडीशंस फॉर राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। हमने पाया पी ए इक्वल्स टू पी डिग्री ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल्स टू पी डिग्री बी इंटू एक्स बी। लेट्स कंसीडर दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। केस 1, राउल्ट लॉ का पहला केस को हम लोग कंसीडर करते हैं, where partial pressure of A is greater than vapor pressure of A is greater than vapor pressure of B in its pure state। जैसा कि हमने कहा वाटर और अल्कोहल हमने मिलाया तो दोनों का वेपर प्रेशर तो सेम होगा नहीं, किसी एक का वेपर प्रेशर ज्यादा, किसी का वेपर प्रेशर कम। तो वो कंडीशन हम लोग दो बनाकर चलते हैं कि लेट्स कंसीडर जब वेपर प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर इन कंपैरिजन ऑफ B, तो इक्वेशन कैसे चेंज करेगा राउल्ट लॉ का। हम लोगों ने पढ़ा था राउल्ट लॉ के हिसाब से P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P डिग्री A एक्स ए प्लस P डिग्री B एक्स बी। और स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे जब पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ B, देन वैसे केस में हमें एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स से पुट करना होगा। कॉमन सा लॉजिक लगाएंगे, अगर वेपर प्रेशर ए का ज्यादा है यानी कि कंटेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी हाई, इसलिए मोल फ्रैक्शन का टोटल वैल्यू 1 होता है। पढ़ा था हम लोगों ने पहले भी कि एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1, और हमें अगर xb के वैल्यू को पता करना है तो टोटल फ्रैक्शन में से xa के माइनस करेंगे तो उससे निकल जाएगा xb। तो फर्स्ट केस में इस वैल्यू को हम लोग लेकर चलेंगे और इसी के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, p सॉल्यूशन इक्वल्स टू p डिग्री xa प्लस p डिग्री xb। अब यहाँ से xb के वैल्यू को यहाँ हम लोग अगर पुट करते हैं p डिग्री a इंटू xa प्लस P डिग्री B इंटू 1 माइनस एक्स, इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं या आप लोगों के समझने के लिए इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। P डिग्री A एक्स ए प्लस P डिग्री B माइनस P डिग्री B इंटू एक्स, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो अब यहां से आप लोग देखेंगे एक्स ए को कॉमन निकाला जा सकता है, इस केस में एक्स ए कॉमन निकाला जा सकता है और कॉमन निकालकर उसके वैल्यू को हम लोग आगे की ओर पुट कर सकते हैं एंड इक्वेशन हियर विल बिकम P सॉल्यूशन इक्वल्स टू
P डिग्री A प्लस P डिग्री A सॉरी P डिग्री B प्लस P डिग्री A माइनस P डिग्री B इंटू XA। हमने XA को यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो कॉमन निकाल देने के बाद ये इक्वेशन इस तरीके से चेंज कर गया। तो फर्स्ट केस है जहां पर P डिग्री A वेपर प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ B, तो वैसे केस में आपका इक्वेशन ये डिराइव होकर आएगा। लेट्स कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अगर हम लोग केस नंबर 2 लेते हैं, और केस नंबर 2 P डिग्री B is greater, vapor pressure of B is greater in comparison of vapor pressure of A, then वैसे केस में XA will become 1 minus XB। और सिमिलरली इसी तरह से वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हुए आए तो फाइनली P सॉल्यूशन हम लोग अगर पुट करते हैं तो P सॉल्यूशन के वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और फाइनली इस तरह से सॉल्यूशन को इक्वेशन को डिराइव करेंगे P डिग्री A प्लस P डिग्री B माइनस P डिग्री A इंटू XB। ये हमारा डेरिवेशन निकल कर आएगा। दिस विल बी डेरिवेशन। हम लोग इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो राउट लॉ के फर्स्ट केस में ये हम लोगों ने कंसीडर किया और उससे इक्वेशन को डिराइव किया। अब 1 2 3 ये 3 इक्वेशन या 1 2 और 4 के हेल्प से हम लोग इसके ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ दी ग्राफ। यहां पे देखोगे बच्चों, ये सिंपल ग्राफ अगर हम लोग इनका पुट करना चाहें तो जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, आप लोगों ने ज्योमेट्री में लाइन इक्वेशन पढ़ा था ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, और सिंपल सा एक इक्वेशन पढ़ा था y इक्वल्स टू mx, और हमने अभी बताया था ये y एक्सिस को ये x एक्सिस को बता रहा है, और ये बता रहा है लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन। सिंपल सा इक्वेशन है y इक्वल्स टू ms। उसको इंडिकेट करने के लिए लेट्स कंसीडर दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन को यहां से डिपिक्ट करें और इसके ग्राफ को प्लॉट करने का प्रयास करें, तो ये PA will go to the y axis and XA will be in x axis। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। किसी भी मोल फ्रैक्शन में किसी भी एक कंपोनेंट के वैल्यू को अगर हम लोग लेते हैं तो वो मैक्सिमम 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4 कंपोनेंट लेते हैं तो वो मिलकर मैक्सिमम 1 हो सकते हैं। तो लेट्स कंसीडर, अब हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट करें अगर, और XA 2 कंडीशन बता सकता है, एक जब उसका मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 हो और एक जब उसका मिनिमम हो। तो इस वैल्यूज को अगर हम लोग लेट्स कंसीडर, अगर हम लोग XA के वैल्यू को 0 मानकर चलते हैं तो 0 वैल्यू कहाँ हो सकता है? 0 वैल्यू ये हो सकता है, दिस इज द पॉइंट विच इंडिकेट्स 0, यानी कि XA इक्वल्स टू 0। तो अगर ये XA इक्वल्स टू 0 हम लोग अगर मानते हैं और यहाँ पर मैथमेटिकली वैल्यू को पुट करते हैं, देन PA विल ऑल्सो बिकम्स 0, यानी कि ये पॉइंट हमारा मिल जाएगा जहां पर XA और PA दोनों 0 हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर XA एक हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को अगर कंसीडर करें तो XA के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग मान सकते हैं 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। पुट द वैल्यू 1 यहाँ अगर 1 के वैल्यू को तुम पुट करते हो तो 1 का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे तो PA विल बिकम P डिग्री A, यानी कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम्स द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो हम लोग अगर उसके ग्राफ को ड्रॉ करना चाहें तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को यानी कि मैक्सिमम 1 मान सकते हैं, और हम लोग इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोई एक पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स कंसीडर, हमने इसको कंसीडर किया।
ये हो गया हमारा P डिग्री A। और फ्री हैंड से यहाँ से इसको हम लोग अगर इस तरीके से मिला देते हैं तो इट गिव्स द ग्राफ फॉर PA इक्वल्स टू P डिग्री A इंटू XA। और सिंपली यहाँ से यहाँ पर हम लोग फ्री हैंड से इसको मिलाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट जहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये। तो ये ग्राफ हो गया PA इक्वल्स टू P डिग्री A इंटू XA। सिंपली PB के लिए भी सेम हम लोग इसको कंसीडर करेंगे और सेम दो कंडीशन मानकर चलेंगे। XB का वैल्यू एक बार मिनिमम हो सकता है और एक बार मैक्सिमम हो सकता है। तो सिंपल सोचोगे बच्चों, जहां XA मिनिमम है वहीं पर तो XB मैक्सिमम होगा, यानी कि यहाँ पर XB इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और इस जगह पर XB इक्वल्स टू 0। और अगर XB इक्वल्स टू 0 है तो दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर वैल्यू को फिट करो, XB इक्वल्स टू 0 तो ये टोटल इक्वेशन 0 हो जाएगा, यानी कि PB और XB 0 हो जाएगा। जैसे इधर हमने PA माना था वैसे ही इस तरफ भी हम लोग मान सकते हैं PB। तो ये PB भी 0 और XB भी 0 यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये 1 पुट करने पर PB बिकम्स P डिग्री B। तो ये मैक्सिमम P डिग्री B हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा सकता है, तो इसके इक्वेशन में यहाँ पर हम लोग XB इक्वल्स टू 1 मानकर चले अगर तो मैक्सिमम वैल्यू कहीं जा सकता है। और हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम वैल्यू कहीं भी यहाँ पर मान सकते हैं। और हम लोगों ने पाया था दो अलग अलग कंडीशन, एक कंडीशन जहाँ पर PB ज्यादा था P डिग्री B और दूसरा कंडीशन जहाँ P डिग्री A ज्यादा था। तो किसी भी एक कंडीशन को अगर आप मानकर आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ में अगर हम लोग मानकर चलें कि P डिग्री A ज्यादा है तो नेचुरल है इसका ग्राफ थोड़ा अपवर्ड रहेगा, और P डिग्री B कम है तो इसका ग्राफ नेचुरली थोड़ा सा डाउनवर्ड रहेगा। और इसको हम लोग यहाँ से फ्री हैंड से इससे मिला देंगे। तो दिस ग्राफ शोज P डिग्री B। ओके, अब हम लोग आ जाएंगे, ये PB रिप्रेजेंट कर रहा है और ये PA रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों को अगर हम लोग मिला दें PA और PB, दिस बिकम्स P सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें P डिग्री लो है इट फॉलोज दिस इक्वेशन, और अगर ये P डिग्री हाई होता तो दिस ग्राफ में ये पॉइंट अपर होता और ये पॉइंट लोअर होता। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द फर्स्ट केस, दिस वाज द फर्स्ट केस जहां पर हम लोगों ने राउल्ट लॉ में देखा कि जब हम लोग राउल्ट लॉ में वोलेटाइल सॉल्यूट को लेते हैं तो वो दो कंडीशंस को राइज करता है। उस वोलेटाइल सॉल्यूट में एक बार वेपर प्रेशर किसी का ज्यादा हो सकता है, अगर A का ज्यादा है तो ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा, और अगर B का ज्यादा है तो ग्राफ थोड़ा सा टिल्ट होकर अपोजिट डायरेक्शन में होता, जहां PB अपर की ओर होता और P डिग्री A लोअर की ओर होता। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके दूसरे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जहां पर इस कंडीशन को यूज करते हुए हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में जाएंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।